हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संतृप्त तथा असंतृप्त वश्य अम्लों में अंतर बताइए। इस प्रश्न में हमें संतृप्त तथा असंतृप्त वश्य अम्लों के बीच में जो है अंतर बताना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा वश्य अम्ल। वश्य अम्ल क्या होता है इसको देखेंगे और फिर हम अपने उत्तर में जाएंगे। तो अगर हम बात करें वश्य अम्ल की, तो वश्य अम्ल क्या होते हैं? ये जो है कार्बोक्सिलिक समूह युक्त कार्बोक्सिलिक समूह युक्त कार्बनिक अम्ल होते हैं जो वसा के निर्माण में भाग लेते हैं। जो वसा के निर्माण में भाग लेते हैं उसे कहा जाता है वश्य अम्ल। वश्य अम्ल जो है बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पाल्मिटिक, स्टीयरिक, ओलिक आदि। अब हम बात करते हैं अंतर की, जो यहाँ पे दे रखा है संतृप्त तथा असंतृप्त वश्य अम्ल में अंतर। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं संतृप्त वश्य अम्ल और वश्य अम्ल। दूसरा जो दे रखा है असंतृप्त वश्य अम्ल। इनको देखेंगे सबसे पहले ये क्या होते हैं और अंतर पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं यहाँ पे जो दे रखा है संतृप्त वश्य अम्ल। ये क्या होते हैं? जिन वश्य अम्लों में कार्बन परमाणुओं के बीच जो है द्विबंध नहीं पाया जाता है, यानी कि दो बंध जो है नहीं पाया जाता है, संतृप्त वश्य अम्ल कहलाता है। अब बात करें यहाँ पे असंतृप्त वश्य अम्ल की, तो इसमें जो है ये देखा जाता है कि वसा के निर्माण में भाग लेने वाले वो अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच जो है द्विबंध होता है। क्या होता है? द्विबंध होता है, यानी कि दो बंध होता है। इसे असंतृप्त वश्य अम्ल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, तो संतृप्त वश्य अम्ल के उदाहरण होते हैं जैसे कि ब्यूटेरिक अम्ल। उसके बाद होते हैं पामिटिक अम्ल। उसके बाद होते हैं स्टीयरिक अम्ल और होते हैं क्रैप्रिलिक अम्ल। ये सब जो है उदाहरण होते हैं संतृप्त वश्य अम्ल के।
अब हम बात करते हैं असंतृप्त वश्य अम्ल की। तो इसके उदाहरण जो हैं होते हैं जैसे कि लिनोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल और होता है एरिचिडोनिक अम्ल। ये सब जो है उदाहरण होते हैं असंतृप्त वश्य अम्ल के। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो संतृप्त वश्य अम्ल होते हैं, तो संतृप्त वश्य अम्लों से जो है निर्मित वसाएं होती हैं, यानी कि बनी हुई जो वसाएं होती हैं वो भी संतृप्त होती हैं, संतृप्त होती है। उसके बाद यहाँ पे असंतृप्त वश्य अम्ल में और कह सकते हैं असंतृप्त वश्य अम्लों से निर्मित वसाएं असंतृप्त होती हैं, यानी कि जो वसाएं होती हैं वो क्या होती हैं, असंतृप्त होती हैं। ऐसा कह सकते हैं असंतृप्त वसा अम्लों से निर्मित वसाएं भी असंतृप्त होती हैं। उसके बाद और अंतरों की बात करें तो संतृप्त वश्य अम्ल में ये देखा जाता है कि इन अम्लों से निर्मित वसाएं जो है 20 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जमने लगते हैं, कम ताप पर जो है जमने लगते हैं। वही असंतृप्त वश्य अम्ल की बात करें तो अधिकांश ये जो है और कह सकते हैं हमेशा के लिए ये तरल अवस्था में होते हैं, ये जमते नहीं हैं संतृप्त की तरह। अब बात करते हैं यहाँ पे पांचवें अंतर की संतृप्त वश्य अम्ल में। तो अधिकांश पादप वसाएं जैसे कि यहाँ पे घी, चर्बी और मक्खन होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं इनमें जो है अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त अम्लों के संयोजन से बनी हुई होती है, इसलिए सर्दी के मौसम में ये ठोस या अर्धठोस हो जाती हैं, जैसे कि घी, चर्बी, मक्खन आदि। वही अगर हम यहाँ पे उदाहरण में देखें जो असंतृप्त वश्य अम्ल होते हैं तो यहाँ पे जो है आते हैं ज्यादातर पादप वसाएं जैसे कि मूंगफली का तेल हो गया, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, तिल का तेल। उसके बाद और भी तेल हो सकते हैं जैसे सरसों, सूरजमुखी आदि का जो तेल होता है वो असंतृप्त वसाएं होती हैं। तो हमें इस प्रश्न में क्या बताना था, संतृप्त अथवा असंतृप्त वश्य अम्लों के बीच में अंतर। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि संतृप्त तथा असंतृप्त वश्य अम्लों में अंतर क्या है। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।